to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सेकेंड पार्ट है इसका। तो सेकेंड पार्ट में अब पढ़ेंगे हम मिट्टी के प्रकार। तो फर्स्ट है जल और मृदा, जल के द्वारा धो करके लाई गई मृदा। तो इसमें मुख्य रूप से हिमालय की तीनों नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये दो प्रकार का, एक बांगर होता है, दूसरा खादर होता है। तो जो नवीन जलोढ़ है, जिसमें हर साल नदियां बाढ़ में अपने निक्षेप लाती है, निक्षेप गाद को फैलाती है। देखते होंगे गंगा के दियारा क्षेत्र में, सुनते होंगे कि कई साल बालू भर दिया जाता है, कई बार मिट्टी भर दिया जाता है, कई बार नए दियारा क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। दो नदी के बीच का दोआब क्षेत्र भी बदलते रहता है। तो ऐसे सब क्षेत्र में जहाँ की हर साल की बदलाव होता है वो खादर कहलाता है। और जो पुराना जलोढ़ है, जिसका निर्माण हो गया लाखों वर्षों से, 50 हजारों वर्षों से, फिर दोबारा उस पर चट्टान का निक्षेपण या जमाव नहीं हो पाया है, तो वैसे जो चट्टान होते हैं, वैसे जो मिट्टी होते हैं, वो बांगर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है कि बांगर जो होते हैं वो पथरीले होते हैं, उसकी ग्रंथियां, बड़े बड़े चट्टान उसमें मिले हुए रहते हैं, बड़े छोटे हर प्रकार के बजरी मिले होते हैं। ऊर्जा की दृष्टि से वह थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। दूसरा खादर जो है या नवीन है, हर साल इसमें बदलाव आता है। इसके कण महीन होते हैं, दोमट होते हैं, और गहरी दोमट, हल्की दोमट। तो उसमें कांप, कई सारे इसके वर्गीकरण हैं। तो उसमें ये उपजाऊ ज्यादा होता है। और गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तमाम तरह की खेती इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। और यह अनाज का सबसे बड़ा भंडार निर्भर करता है जलोढ़ पर, सबसे ज्यादा उपयुक्त है। उसके बाद आता है काली मृदा। काली मिट्टी जो है, इसको रेगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड करता है कपास। अब ये डेक्कन ट्रैप, भारत के दक्षिणी पार्ट का जो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार है, यह पठार, अब इस पठार का निर्माण का भी एक कहानी है कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ प्राचीन काल में, बहुत सारे लावा बैसाल्ट का सिल्ट जमाव हुआ और वो कालांतर में ठंडी होकर के काली मृदा के रूप में बन गई। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। हालांकि इसमें कई सारी खेतियां होती हैं, ये काली मिट्टी भी कम उपयुक्त नहीं है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये सब पठारी भाग जो हैं, छोटा नागपुर का कुछ भाग, ये सभी इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। मैग्नीशियम, पोटास, चूना पत्थर, इसकी मात्रा भी काली मिट्टी में ज्यादा होती है। अब है क्या कि काली मिट्टी थोड़ा कठोर होती है, इसलिए इसकी जुताई करना थोड़ा कठिन होता है। मोटे अनाज की खेती ज्यादातर इसमें होती है। उसके बाद है लाल और पीली मिट्टी, रंग गुण ये सब के आधार पर इसका वर्गीकरण है। तो लाल एवं पीली मिट्टी जो है, दक्षिण के रवेदार चट्टान से इसका निर्माण, रवेदार अपने चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। इसका कलर जो होता है वो लाल होता है, और जिसका रंग लाल और हल्का पीला होता है। मूंगफली की खेती, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जो भारत का है, उसमें यह मिट्टी है, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है लेटेराइट मृदा। लेटर शब्द से लेटेराइट मृदा बना हुआ है। लेटर का मतलब होता है ईंट, ईंट के कलर के आकार का मृदा, यह लेटेराइट मृदा कहलाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां 150 से 200 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर तक वर्षा जिस क्षेत्रों में होती है, ह्यूमस की मात्रा इसमें थोड़ा कम होती है। निक्षालन इसमें ज्यादा होता है। अब निक्षालन क्या है कि चट्टान जो है, बारिश की बूंद पड़ती है, चट्टान के ऊपरी सतह पर जितने भी कोमल मिट्टी हैं, बारिश की बूंदों में वो घुल जाते हैं और बह जाते हैं। तो जितना भी मिट्टी के ऊपर ह्यूमस की मात्रा है, जो किसी भी कृषि के लिए युक्त है, वो सभी बह जाते हैं। निक्षालन की क्रिया इसमें ज्यादा होता है। अधिक टेम्परेचर होता है, जैव विविधताएं ज्यादा होती है, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। फिर भी असम के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा, उसके बाद द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में इसकी अधिकता है। उसके बाद आता है मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का नमक की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा होती है कि कृषि के लिए यह कम उपयुक्त होता है। अब मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? तो
अब यहाँ ये समझना होगा कि बारिश जिन क्षेत्रों में कम होती है तो वर्षा कम होने के कारण चट्टान सूख जाता है, सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, और सूखने के बाद चट्टान एक एक कणों में वह डिवाइड हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा, उसमें कसावट नहीं रह सकता, एक दूसरे से जुड़ के वो नहीं रह सकता, जिस कारण वह भुरभुरा हो जाता है और वो बालू रेत के रूप में हो जाता है। हालांकि किन्हीं क्षेत्रों में जहां वर्षा होती है तो वहां पे सरसों की खेती, जैसे राजस्थान में श्रीगंगानगर जिला और उसके दोनों साइड के एरिया में लगभग हजारों हेक्टेयर में आपको सरसों की खेती आपको देखने को मिलेगा। और कहीं कहीं जल का स्रोत जहाँ है तो मरुस्थलीय उद्यान उसको कहते हैं। जल के स्रोत जहाँ जहाँ है वहाँ थोड़ी बहुत सब्जी की भी खेती होती है और चावल की भी खेती होती है, अन्य खेती होती है। उसके बाद है वन मृदा। वन मृदा पहाड़ी ढाल पर हिमालय रेंज में जाइएगा शिवालिक श्रेणी में, या फिर पठारी क्षेत्रों में रेंजों में जाइएगा, वन वाले क्षेत्रों में वन की मृदा होती है और उसी को वन मृदा कहते हैं। अब इसमें है क्या, सबसे ज्यादा यह सिल्टदार होता है और मोटे कण के द्वारा इसका गठन होता है, पहाड़ के ढाल पे पाया जाता है, इसकी मोटाई कम होती है, प्रायः यह क्षेत्र बदलते रहता है। सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीनुमा खेती या फिर कर्तन दहन प्रणाली जो कृषि का प्रकार है उसमें देखते हैं इसका उपयोग ज्यादा हुआ है। पेड़ को काट करके जला दिया जाता है और उसके राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, वो खाद का काम करता है और उसी में हम पूजा करते हैं। तो ये आपका मिट्टी रिसोर्स के रूप में उपयोग है। नेक्स्ट हम आपको इसमें बताएंगे कि भारत में कृषि का प्रकार और कृषि की स्थिति, जीवन निर्वहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, इसके बारे में तो उसमें भी फिर मिट्टी का जिक्र होगा। थैंक्स।